वेट वेट शब्द सुरीली आवाज़ में सुनकर लिफ्ट संचालक का हाथ स्वतः स्टॉप बटन पर चला गया। लिफ्ट के दरवाजे के सामने बदहवास झेंपती हुई एक बेहद खूबसूरत 21-22 साल की लड़की भागती हुई आई। सकचाते हुए सॉरी बोलकर सबकी तरफ पीठ करके लिफ्ट में खड़ी हो गई। चार जोड़ी आंखें उसकी खूबसूरती को कुछ पल निहार के अपने ख्यालों में खो गईं, लेकिन देवांश कपूर की निगाहें उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थीं। बगल में खड़ा देवांश उसको ऊपर से नीचे तक कई बार देख चुका था। टाइट जीन्स और टी शर्ट में साफ दिख रहा था सांचे में ढली देह, बारीकी से तराशे हुए नैन नक्श, गौर वर्ण और सुनहरे बाल, ऊपर से नीचे तक सुंदरता की प्रतिमा। 30 वर्षीय देवांश ने केवल इसलिए विवाह नहीं किया था क्योंकि आज तक किसी कन्या पर उसकी निगाहें कुछ पल से अधिक ठहरी ही नहीं। शहर का सबसे धनी कुंवारा रिश्तों के अंबार लगे थे, लेकिन वह अपने मन का मालिक था। लिफ्ट संचालक ने पूछा, कौन सी फ्लोर पर जाना है मैडम आपको? लड़की ने कहा, 8वें फ्लोर पर। देवांश चौंका। 8वें फ्लोर पर उसका ऑफिस था। पूरा फ्लोर उसकी कंपनी ने ले रखा था। बहुत बड़ी फर्म थी जो उसके पिता ने शुरू की थी, लेकिन अब वह उसका सीईओ था। उसे समझ नहीं आ रहा था लड़की को ऑफिस में क्या काम। इस समय तो कोई नौकरी का इश्तिहार भी नहीं दे रखा। तभी 8वीं मंजिल आ गई। लड़की लहराते हुए बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे चल रहा था और लड़की बिना रोक टोक के अंदर जा रही थी। उसे लगा जैसे सब इस लड़की को जानते थे। कोई कोई उसे देखकर मुस्कुरा भी देता, शायद आगे बढ़कर बात भी करते, लेकिन उसको पीछे आता देख सब काम में व्यस्त होने का नाटक करने लगे। वह जानता था उसके कठोर स्वभाव के कारण उसे कोई ऑफिस में पसंद नहीं करता। उसे परवाह नहीं थी, उसे उनके काम से मतलब था। काम में ज़रा सी लापरवाही उसे बर्दाश्त नहीं। उसे जीवन में जो चाहिए वह प्राप्त करने का उसका लक्ष्य बन जाता और उसे किसी की भावनाओं और परेशानियों से कोई मतलब नहीं। पैसे कमाने का जुनून था उसे। इसे पूरा करने के लिए वह कर्मचारियों से कसकर काम लेता था। देवांश ने जब लड़की को जवाहर भट्ट के केबिन के अंदर जाते देखा तो उसे समझ नहीं आया भला इस लड़की को जवाहर से क्या काम हो सकता है। तुरंत अपने कमरे में जाकर उसने जवाहर के कमरे का कैमरा चालू कर दिया। उसने अपने हर ऑफिस के केबिन में, हॉल में कैमरे लगा रखे थे ताकि कोई भी गतिविधि हो, बातचीत हो, वह आराम से सुन सके। अपना संपूर्ण नियंत्रण रखना अच्छा लगता था। कमरे में आते ही लड़की जवाहर को देख मुस्कुराते हुए बोली, डैड मुझे एक साड़ी खरीदनी है। कुछ दिनों बाद सुमन की बहन की शादी है। हम सब फ्रेंड ने डिसाइड किया है साड़ी पहनेंगे। प्लीज़ मुझे 3000 रुपये दे दीजिए। जवाहर की आंखों से वात्सल्य टपक रहा था। वह बड़े प्रेम से बोला, पर बेटा कल रात बात हुई थी, तुम अपनी मम्मी की साड़ी पहन लोगी। वह तुनक कर बोली, डैड मॉम की साड़ी मैंने देखी, ऐसी कोई नहीं जो मेरे लायक हो, सब बड़ी उम्र की औरतों के लिए है। जवाहर हंसते हुए बोला, ठीक है कितने दूँ, 2000? वह मुँह फुलाकर बोली, डैड मैचिंग सैंडल और इयररिंग्स भी तो लूँगी। जवाहर जेब से पैसे निकालते हुए बोला, ठीक है 3000 ले ले, अब तो खुश होकर दिखा दे मेरी बिटिया रानी। लड़की हंसते हुए कुर्सी पर बैठे जवाहर को पीछे से गले लगाते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हो डैड, बाय, और चली गई। देवांश को जवाहर की उम्र अधिक लगती थी। उसकी इतनी कम उम्र की बेटी है यह जानकर उसे आश्चर्य हुआ। वह कई बार उससे इस्तीफ़ा मांगने के बारे में सोच चुका था। जवाहर के काम से वह संतुष्ट नहीं था। उसे अनुभव था, लेकिन अधिक उम्र के कारण वह नौजवानों जितना काम नहीं कर पाता था। देवांश के दिमाग में खलबली मची थी। तो यह लड़की जवाहर की बेटी है, उसके ऑफिस में काम करने वाले एक छोटे से कर्मचारी की। उसके पिता ने 10 कर्मचारियों के साथ यह कंपनी आरंभ की थी। उनमें से जवाहर ही बचा था जिसे वह शीघ्र निकालने की सोच रहा था। पुराना होने के कारण उसकी तनख्वाह भी अधिक थी और उसे एक केबिन भी मिला हुआ था। जवाहर को निकालने की बात वह बाद में सोच लेगा। उसे उसकी बेटी से हर हाल में शादी करनी थी। उस लड़की का हंसता मुस्कुराता चेहरा उसके दिमाग पर छा गया था। उसने जवाहर को इंटर कॉल किया, तुरंत आओ। जवाहर को जब भी देवांश बुलाता था तो उसका दिल बैठ जाता था। वह समझता था देवांश उसे निकालना चाहता है और कभी भी ऐसा कर सकता है, लेकिन वह बेटी की शादी तक नौकरी करना चाहता था। उसकी और उसकी पत्नी राधिका की सेहत के कारण उसका बहुत खर्च हो जाता था। किसी तरह काम चल रहा था। मजबूरी न रही होती तो वह स्वयं कब की नौकरी छोड़ देता।
उसको देवांश वैसे भी पसंद नहीं था। बचपन में जब पिता के साथ दिवाली पूजा करने आता था तब वह उसे गोद में लेकर बहुत प्यार करता था। बहुत भोला था तब। माँ की मृत्यु के बाद न जाने कैसा बददिमाग सा हो गया है। अचानक कंपनी संभालनी पड़ी थी। मेहनती इतना कि कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन कर्मचारियों से बात करने की तमीज़ नहीं, बड़ों का लिहाज नहीं। सबको आखिरी नाम से बुलाता, आदेश देता। किसी से कोई गलती हो जाती तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। जवाहर को बेचैनी सी महसूस हो रही थी। ना जाने क्यों बुला रहा है। जवाहर जब देवांश के कमरे में पहुंचा तो पहली बार उसने देवांश को कुर्सी पर आराम से बैठे कुछ सोचते हुए देखा। हमेशा वह किसी न किसी फाइल में या फ़ोन में व्यस्त होता था। उसको देखते ही देवांश ने सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करके बैठो कहा। जवाहर सिर झुकाए बैठ गया, इस इंतज़ार में कि न जाने कौन सा बम फूटने वाला है। देवांश एक सिगरेट जलाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी अभी जो लड़की आपके कमरे में आई थी वह कौन थी? जवाहर घबरा गया। उसकी बेटी ने क्या कर दिया और देवांश को उससे क्या मतलब? वह धीरे से बोला, सर वह मेरी बेटी रूपाली थी। कुछ गलती हो गई क्या उससे? देवांश उसके प्रश्न का जवाब दिए बिना बोला, क्या करती है वह? जवाहर को समझ नहीं आ रहा था कि देवांश को उसकी बेटी से क्या काम है। वह बोला, जी उसने अभी बीकॉम के आखिरी साल के पेपर दिए हैं और आगे पढ़ने की सोच रही है। देवांश की नज़र अब उसके ऊपर गड़ी हुई थी। सिगरेट उसने बुझा दी थी और कड़क आवाज़ में बोला, मैं आपकी बेटी से अगले महीने शादी करूँगा। जवाहर हतप्रभ सा देवांश को देखता रह गया। देवांश आगे बोल रहा था, घर में बात कर लेना, कल आकर रोके की रस्म करूँगा। जवाहर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आपकी और रूपाली की उम्र में 7-8 साल का अंतर है। वह अभी बच्ची है, आगे पढ़ना चाहती है। फिर हमारी आर्थिक और सामाजिक हैसियत आपके बराबर कहाँ? देवांश की आंखों में कठोरता देख जवाहर कांप गया। देवांश कह रहा था, यह सब मुझे मालूम है, तुम बस कल की तैयारी करो। जवाहर बोझिल कदमों से अपने कमरे में लौट आया। वह कैसे रूपाली से इस रिश्ते की बात करेगा? उसकी मासूम बच्ची अभी शादी के लिए तैयार कहाँ थी? जवाहर की शादी के 10-12 साल बाद हुई थी रूपाली। कितनी मन्नतों के बाद प्राप्त किया था उसे। जब जवाहर ने पहली बार देखा तो दंग रह गया। फूल सी कोमल और बेहिसाब सुंदर कन्या, दोनों पति पत्नी को जैसे जीता जागता खिलौना मिल गया। स्वयं फटे हाल रह लेते लेकिन बच्ची पर अपनी हैसियत से अधिक खर्च करते। दोनों उसे निहारते, लाड़ में कोई कमी नहीं रखते। अंश की बात सुनकर उसका मन भारी हो गया। फिर उससे कुछ काम न हुआ। घर पहुंचकर उसने राधिका को जब यह बात बताई तो वह कुछ पल खामोश रही। फिर खुश होते हुए बोली, यह तो खुशखबरी है, इतना दुखी होकर क्यों बता रहे हो? जवाहर आश्चर्य से अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोला, पागल हो गई है क्या? अपनी मासूम सी बच्ची को उस राक्षस के सुपुर्द कैसे कर दें? राधिका सोचते हुए बोली, हम कितनी भी कोशिश कर लें इतने पैसे वाला परिवार कभी नहीं ढूंढ पाते रूपाली के लिए। सोचिए हमने उसे दिया ही क्या है? उसकी सारी इच्छाएं और सपने पूरे हो जाएंगे। क्या उसका मन नहीं करता होगा महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनने का? अपनी सहेलियों की तरह देश विदेश घूमेगी, गाड़ी होगी, कितने ऐश करेगी। जवाहर दुखी स्वर में बोला, तू समझ नहीं रही है, उस हृदयहीन इंसान के साथ वह कैसे खुश रह सकती है? कुचल देगा उस नाजुक सी बच्ची को। राधिका पति को समझाते हुए बोली, जीवन में पैसे की बहुत अहमियत है, आप समझते क्यों नहीं? देवांश उससे शादी करने को कह रहा है। वह चाहता तो ज़बरदस्ती भी कर सकता था। हम दोनों बूढ़े क्या बिगाड़ लेते? जवाहर के सिर में दर्द हो रहा था। वह बहस नहीं करना चाहता था। राधिका की बात भी गलत नहीं थी, लेकिन जानबूझकर अपनी नाजों से पली बेटी को कुएं में कैसे धकेल दे? वह एकांत चाहता था। अपने कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे रूपाली की आवाज़ सुनाई दी। बहुत उत्साहित लग रही थी खरीदारी करके। जवाहर की सेहत कैसी भी हो, पुत्री की खुशी का कोई भी मौका वह छोड़ना नहीं चाहता था। तुरंत उठकर बाहर आ गया। रूपाली अपनी खरीद कर लाई हुई वस्तु दिखा रही थी। प्लेन मैरून साड़ी, उस पर काला ब्रोकेट का ब्लाउज और ऑक्सीडाइज्ड कान के झुमके। जवाहर और राधिका को फैशन की अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन जानते थे रूपाली जो भी पहनेगी उस पर सुंदर लगेगा।
दोनों उसे उत्साहित देखकर ही खुश होते थे। सोचा दिल पर जो बोझ है सुबह बता देंगे, उसका मूड क्यों खराब किया जाए। उनकी परेशानी से बेखबर रूपाली अपनी खरीदारी के अनुभव के बारे में बताती रही। अगले दिन नाश्ता करते हुए जवाहर ने रूपाली से कहा, देवांश कपूर तुमसे शादी करना चाहता है। रूपाली को एकदम से समझ नहीं आया कि पिता किसके बारे में कह रहे हैं। वह सोचते हुए बोली, कौन? देवांश कपूर, आपका बॉस? जवाहर ने जब हाँ में सिर हिलाया तो वह आश्चर्य से बोली, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं? वे तो मुझे जानते नहीं, देखा तक नहीं। जवाहर दुखी स्वर में बोला, कल जब तुम ऑफिस आई थी उसने तुम्हें तब देखा होगा। रूपाली कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मैं अभी 2-3 साल तक शादी नहीं करना चाहती। आपके बॉस से तो बिल्कुल नहीं, उन्हें जानती तक नहीं। राधिका बीच में बोल पड़ी, सोच ले बेटा, इतना पैसे वाला परिवार फिर नहीं मिलेगा। खुद आगे बढ़कर हाथ मांग रहे हैं। रूपाली माँ की तरफ देखते हुए बोली, नहीं मम्मी, मैं सिर्फ पैसों के लिए किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। फिर डैड अक्सर कहते हैं वह बहुत बददिमाग इंसान है, पैसे और हैसियत का उसे बहुत घमंड है। ऐसे इंसान से शादी करने से अच्छा है कुंवारे रहना। जवाहर ने राहत की सांस ली और बोला, मैं जानता था कि मेरी बेटी का यही जवाब होगा। मैं अभी देवांश को फ़ोन करके मना कर देता हूँ। थोड़ी हिचक इसलिए थी कि कहीं रूपाली को बाद में यह न लगे कि इतने धनवान परिवार से रिश्ता आया था और पिता ने बिना पूछे ठुकरा दिया। जवाहर ने फ़ोन मिलाया तो देवांश ने उठाया। उसकी आवाज़ सुनते ही जवाहर कुछ पल के लिए जड़ सा हो गया। फिर अटक अटक कर बोला, सर मैं जवाहर बोल रहा हूँ। वह मैंने अपनी बेटी से बात की है शादी के लिए, उसने इनकार कर दिया है। 2-3 साल और पढ़ना चाहती है। कुछ पल फ़ोन की दूसरी तरफ खामोशी छाई रही, ऐसी कि जवाहर को अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। बहुत धीमी और जमा देने वाली आवाज़ में देवांश ने कहा, भट्ट, मैंने तुमसे और तुम्हारी बेटी से शादी की इजाज़त नहीं मांगी। बताया था कि 1 महीने में शादी करनी है। तैयारी कर लो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं आज शाम 6 बजे सुगंधा के साथ आऊँगा। और फ़ोन एकदम से काट दिया। जवाहर ठगा सा खड़ा रह गया। राधिका और रूपाली उसकी तरफ उत्सुकता से देख रही थीं। आखिर राधिका बोली, क्या हुआ? फ़ोन कट गया क्या? क्या बोला वह? जवाहर जैसे होश में आया, बोला, कह रहा था कि शादी तो होकर रहेगी। राधिका आश्चर्य से बोली, यह भी कोई दादागिरी है? अगर लड़की का मन नहीं है तो कैसे शादी होगी? ठीक है, ऑफिस में वह बॉस है, उसकी सुननी पड़ती है, लेकिन हमारे घर में उसकी नहीं चल सकती। यह हमारा व्यक्तिगत मामला है और हमें जो निर्णय सही लगेगा हम वह लेंगे। जवाहर सिर झुकाए बैठा था। धमकी वाली बात कैसे बताए इन दोनों को। वह धीरे से बोला, अब आएगा तो नाश्ता पानी तो लगाना ही होगा। मैं बाजार से जाकर कुछ नाश्ते का सामान ले आऊँगा। रूपाली को पिता थके हुए और परेशान दिखे। वह तुरंत बोली, आओ भगत तो करनी ही पड़ेगी, आखिर डैड के बॉस हैं। आप परेशान मत होइए डैड, बाज़ार से सामान मैं ले आऊँगी, फिर हम उनसे आराम से कह देंगे कि यह रिश्ता नहीं हो सकता। रूपाली अपने कमरे में चली गई। जवाहर सोच रहा था, इतना आसान नहीं है देवांश को इनकार करना जितना कि रूपाली सोच रही है। एक बार उसके दिमाग में जो बात बैठ जाती है उसे पूरा करने के लिए वह एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, किसी भी हद तक जा सकता है। पहले तो देवांश ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब कभी मिलता था सबसे बड़े तमीज़ से बात करता था। उसकी माँ भी बिल्कुल देवी स्वरूप थी। उसके पिता जगदीश ने बड़ी मेहनत से कंपनी खड़ी की थी। वह बहुत मेहनती और निर्मल हृदय के थे। फिर पता नहीं देवांश को क्या हुआ, इतना मगरूर और बेरुखा सा हो गया। लंबी बीमारी के कारण जब माँ की मृत्यु हुई तो देवांश की स्कूली शिक्षा पूरी ही हुई थी। बहुत असुरक्षित और अकेला महसूस करने लगा था। जवाहर तब कई बार फाइलें लेकर जगदीश के घर साइन कराने जाता था। जगदीश पत्नी की लंबी बीमारी के कारण टूट सा गया था, बिल्कुल खामोश रहता था। लेकिन देवांश उपद्रवी सा हो गया था। माँ का जाना वह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जब उसके सामने खाना आता तो उठाकर फेंक देता। माँ के हाथ का खाना ही चाहिए था। 2 बार जवाहर ने भी समझाने की कोशिश की, कहा माँ बहुत तकलीफ़ में थी, उनका जाना ही उचित था। वह बिफर उठा, जवाहर को ही बुरा भला कहने लगा। बच्चा जानकर जवाहर ने बुरा नहीं माना, लेकिन समझ गया था
देवांश को मानसिक आघात लगा है। इतने दिन से बीमार थी वह, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी दोनों बाप बेटे ने अलग अलग तरीके से अपने दिल पर लिया था उनका जाना। जगदीश ने देवांश का दाखिला कॉलेज में करवा दिया, लेकिन आशान देवांश की हर रोज़ किसी न किसी हरकत के कारण जगदीश बहुत परेशान रहता था। अक्सर कॉलेज से शिकायत आती, कभी किसी छात्र को पीट दिया तो कभी किसी से झगड़ा करता। एक बार बात पुलिस तक भी आ पहुंची तो जगदीश ने तंग आकर देवांश का दाखिला दूसरे शहर में करवाने का निर्णय लिया। वह बहुत दुखी हुआ था। जवाहर से अक्सर अपने मन की बात करता था। बहुत थक गया, कब तक पुत्र को समझाता और सबसे उसको बचाता। जवाहर ने कहा भी यह निर्णय सही नहीं रहेगा। उस समय देवांश को अपनों के साथ की आवश्यकता है, लेकिन जगदीश निर्णय ले चुका था। उसे लगता था कि अब उसमें हिम्मत नहीं बची थी देवांश को संभालने की। ने पैसों के बल पर बहुत दूर दक्षिण के किसी कॉलेज में ज़बरदस्ती देवांश को भेज दिया और स्वयं शराब का सहारा ले लिया। फिर जवाहर का जगदीश से व्यक्तिगत संपर्क खत्म सा हो गया। बस ऑफिस के काम के सिलसिले में ही बात करते थे। जवाहर को बहुत दुख होता था। इन परिस्थितियों का परिणाम इतना भयंकर रूप से सामने आया। देवांश के अंदर भरी कटुता उसके व्यवहार में दिखाई देती थी। वह किसी का लिहाज नहीं करता था, बस उसे अपना काम निकालना होता था। जवाहर के मन में शुरू से इस परिवार से जुड़े होने के कारण लगाव था। उसे दुख भी होता था कि उसकी आंखों के सामने कैसे बिखरता चला गया एक हंसता खेलता परिवार। लेकिन अपनी इस भावुकता की सज़ा वह बेटी को नहीं दे सकता था। रूपाली का विवाह देवान से करवाकर उसे यह जहर पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। उसने निर्णय लिया कि वह इस नौकरी से इस्तीफ़ा दे देगा। वैसे भी देवांश उसे 1-2 साल में निकालने वाला ही था। स्वयं इस समय मना कर देगा तो अपनी बच्ची की ज़िंदगी बिगड़ने से बचा लेगा। सारा दिन बैठा वह यही सोचता रहा। उसने मन में निश्चय कर लिया, शाम को जब देवांश घर आएगा तो वह पहले तो मना कर देगा विवाह के लिए, फिर अपना इस्तीफ़ा भी दे देगा। उधर रूपाली ने माता पिता के सामने बड़े आत्मविश्वास से कह दिया, इनकार कर देगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देवांश के बारे में अब तक उसने जो सुना था उसके बाद उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वैसे तो उसने देवांश को देखा तक नहीं था। ना जाने यह मसला उसकी ज़िंदगी में एकदम से कुकुरमुत्ते की तरह कहाँ से पैदा हो गया। उसने शादी और इश्क जैसे विषयों से अपने आप को अभी तक दूर ही रखा था। उसके पीछे बहुत से लड़के पड़े रहते थे, लेकिन वह सबसे बचकर रहती थी। 2-3 साल और पढ़कर नौकरी करना चाहती थी। अपने माता पिता का सहारा बनना चाहती थी। इस उम्र में भी अपने पिता को इतनी मेहनत करते देख उसका मन रोता था। माँ हर समय घर के काम में लगी रहती थी। रूपाली जितना हो सकता था दोनों का बोझ कम करने की कोशिश करती थी। दोनों की सेहत की उसे बहुत चिंता रहती थी। वह जानती थी कि दोनों उसको देखकर खुश होते हैं, स्वयं के लिए कुछ खरीदना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे सजाने में उन्हें आनंद आता था। कई बार केवल उनका दिल रखने के लिए वह खरीदारी करती थी और उत्साहित होकर उन्हें सामान दिखाती, जबकि दिल ही दिल दुखी होती। पिता इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक पैसा कमा रहे थे। वह बस एक ही बात बार बार भगवान से कह रही थी, देवांश को इतनी बुद्धि देना कि वह उसके इनकार को समझे और मान रख कर मान जाए। उसके पिता की नौकरी पर आँच नहीं आए। 1-2 साल वे किसी तरह और नौकरी कर लें, नहीं तो इस नौकरी के जाने पर उनके मन में और चिंताएं बढ़ जाएंगी। वह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि देवांश से कहेगी क्या, कैसे उसको समझाएगी। यह भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर देवांश ने ऐसा क्या कहा पिता को फ़ोन पर कि वे पसीना पसीना हो गए। उन्होंने बताया नहीं था, लेकिन वे परेशान दिख रहे थे। इसी उधेड़ बुन में वह बाज़ार से कुछ नाश्ते का सामान ले आई और अपने आप को व्यस्त रखने के लिए घर की सफाई में लग गई। शाम को नियत समय पर देवांश और उसकी सौतेली माँ सुगंधा दरवाजे पर खड़े थे। भट्ट दंपत्ति ने आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। चाय नाश्ता कराया। सुगंधा ने मुंह बनाकर जरा सा खाया और बोली, बहुत ऑयली है, मैं ऐसी चीज़ें नहीं खा सकती। वह बार बार बोल रही थी, लेकिन जैसे ही देवांश ने उसे घूर कर देखा वह चुप हो गई। देवांश बार बार अंदर की तरफ देख रहा था,
लेकिन जब रूपाली नज़र नहीं आई तो बोला, रूपाली को बुलाओ और जल्दी से रोका कर देते हैं। जवाहर हाथ जोड़कर बोला, सर आप हमारे घर आएँ और हमारी बेटी से रिश्ता करना चाहते हैं, यह हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन रूपाली अभी विवाह नहीं करना चाहती है, उसे माफ़ कर दीजिए। सुगंधा खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अच्छा, इस दुनिया में ऐसी भी कोई लड़की है जो ग्रेट दीवान से शादी करने से इनकार कर रही है? वाह, वंडरफुल। मैं एक बार ऐसी लड़की को देखना ज़रूर चाहूँगी जिसके पीछे देवांश दीवाना हो रहा है और जो उसे घास भी नहीं डाल रही है। देवांश ने सुगंधा से दांत भींचते हुए कहा, एक शब्द और नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर जवाहर की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ है रूपाली? मुझे उससे अकेले में बात करनी है। जवाहर ने सतर्क होते हुए कहा, मैं उसे यहीं बुला लाता हूँ, आपको जो कहना है कह दीजिए। देवांश गुस्से में फुफकारते हुए बोला, नहीं, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। कहाँ है वह? जवाहर उसे रूपाली के कमरे की ओर ले गया। रूपाली को उम्मीद नहीं थी कि देवांश ठीक 6 बजे उसके घर के बाहर खड़ा होगा। वह सफाई कर रही थी और धूल से सनी हुई थी। घंटी की आवाज़ सुनते ही वह नहाने भागी थी। देवांश ने जब कमरे में प्रवेश किया, वह बाल बना रही थी। एक पल को वह देखता रह गया। चेहरा सुबह की लालिमा की तरह दमकता, एकदम तरोताज़ा। बालों से टपकता पानी, सादी सी कुर्ती और लेगिन, ऊपर से नीचे तक सादगी और ताजगी से लबरेज। रूपाली एकदम से देवांश को कमरे में देखकर घबरा गई और बोली, आप? देवांश जैसे होश में आया और बोला, हाँ, मैं देवांश कपूर हूँ, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। रूपाली सुबह से क्या कहना है, कैसे कहना है, वही योजना बना रही थी। अचानक देवांश को सामने देखकर उसकी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। इतना लंबा चौड़ा होगा उसने सोचा नहीं था। उसके छोटे से कमरे में लग रहा था देवांश के खड़े होने की बिल्कुल जगह नहीं बची। रूपाली का सिर घूमने लगा तो वह तुरंत एक कुर्सी में बैठ गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं शादी नहीं कर सकती। रूपाली अंदर ही अंदर काँप रही थी, लेकिन ऊपर से स्थिर होने का नाटक कर रही थी। आंखें फाड़े देवांश को देख रही थी, ना जाने उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। देवांश ने एक सिगरेट सुलगाते हुए पूछा, क्यों नहीं कर सकती? किसी और से प्यार करती हो? रूपाली की निगाहें देवांश के चेहरे से हटी नहीं थी। उसने ना में सिर हिला दिया। देवांश की नज़रें भी उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। वह बोला, फिर क्या परेशानी है? तुम्हारे पेरेंट्स तो तैयार हैं इस रिश्ते के लिए। रूपाली सिर झटकते हुए बोली, डैड आपकी पोजीशन से घबराकर हाँ कह रहे हैं और मम्मी आपके पैसे के कारण। देवांश कुटिल मुस्कान के साथ बोला, मुझसे जो भी शादी करेगी मेरे पैसे के कारण ही करेगी। फिर सिगरेट बुझाकर उसकी कुर्सी के दोनों तरफ के हाथों पर हाथ रखकर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा ले जाकर सख्त आवाज़ में बोला, तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारे पिता को नौकरी से तो निकलवा ही दूंगा, साथ में पैसों की हेरा फेरी का इल्ज़ाम भी लगवा दूंगा। सारी उम्र जेल के चक्कर काटने में बीतेगी। ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। 5 मिनट में बाहर आ गई तो रस्म हो जाएगी, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। और वह दंदनाता हुआ बाहर चला गया। रूपाली अपनी जगह से चिपकी रही। समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ, जैसे आंधी आ गई।